हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं जी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स एग्जामिनेशन से जुड़े हुए प्रीवियस ईयर के सवाल जो कि पूछे गए थे हमारे यूपी, एमपी और हरियाणा के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स में। आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा बिजनेस लॉस या फिर लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस का। सेशन को स्टार्ट करने से पहले फटाफट से लाइक कर दीजिए और आइए फटाफट से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। एंड प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार आपको एवर स्टडी क्लासेस के कोर्सेज की जानकारी भी दे देते हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स एग्जामिनेशन की, तो इस एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस के लिए हमारे पास PYQ और टेस्ट सीरीज का कोर्स अवेलेबल है। और अगर आपको मास्टर बनना है पूरे प्रिपरेशन का, तो मास्टर कोर्स भी अवेलेबल है यूजीसी नेट कॉमर्स और पेपर 1 के लिए। एंड अगर आप तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशंस की, तो एमपीपीएससी, एचपीएससी, यूपीएचईएससी, इन सब के कोर्सेज, इन सब के क्रैश कोर्सेज हमारी वेबसाइट और ऐप पे अवेलेबल है। और केवल आपको प्रैक्टिस अगर करनी है, एमसीक्यूज लगाने हैं, पीवाईक्यू लगाने हैं, तो आप क्वेश्चन बैंक को भी चेकआउट कर सकते हो। इन सभी कोर्सेज की डिटेल्स आपको एवर स्टडी क्लासेस की ऐप या फिर वेबसाइट पे मिल जाएंगी। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, इन द केस ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स कैन बी इन्फोर्स्ड। तो हमारी कंपनीज अलग अलग टाइप्स की हो सकती है, लिमिटेड लायबिलिटी वाली, अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली, और लिमिटेड के अंदर भी आपके पास अलग अलग केस बन सकते हैं। जैसे एक केस होता है लिमिटेड बाय गारंटी, और इस केस में आपके शेयर होल्डर्स की जो लायबिलिटी होती है, इट इज लिमिटेड टू द गारंटी जो उन्होंने दिया हुआ है कि कितना वो कंट्रीब्यूट करेंगे। वो गारंटी के बेसिस पे यहाँ पे आपकी लायबिलिटी डिटरमाइन होती है। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, ओनली बाय एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, एट एनी टाइम व्हेन द कंपनी सो डिसाइड्स, ओनली बाय एन ऑर्डर ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। अब देखो, यहाँ पे कंपनी अगर लिमिटेड बाय गारंटी है, तो शेयर होल्डर्स एक लायबिलिटी, एक मेंबर्स जो है गारंटी देते हैं कि अगर कंपनी बंद होती है तो कितना पैसा हम यहाँ पे देंगे, कितनी उनकी लायबिलिटी यहाँ पे रहेगी। तो दिस कैन ओनली बी इन्फोर्स्ड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। कंपनी अपनी मन मर्जी से पैसा नहीं मंगा सकती, केवल वाइंडिंग अप पे ही ये गारंटी को इन्फोर्स किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए का बनेगा। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे अभी हमारे सामने सवाल है जी, एन एडिशनल डायरेक्टर appointed by the board of directors shall continue to hold office up to the due date of the next। अब यहाँ पे बात हो रही है एडिशनल डायरेक्टर की। अब अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, देखो यूजुअली तो डायरेक्टर्स आपके जनरल मीटिंग में मेंबर्स अपॉइंट करेंगे, शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे। बट अगर जनरल मीटिंग निकल चुकी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करना है, तो यहाँ पे वो खुद से कर सकते हैं। बट उसका टेन्योर अगली जनरल मीटिंग तक ही रहेगा। अगली जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर की अप्रूवल लेनी यहाँ पे जरूरी हो जाएगी। तो ऑप्शंस अगर हम रीड करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग या फिर कमेटी मीटिंग। तो करेक्ट आंसर हमारे पास बनेगा ऑप्शन नंबर बी, एनुअल जनरल मीटिंग का। अगली एनुअल जनरल मीटिंग तक ही आप उसे अपॉइंट कर सकते हो, उसके बाद उसे शेयर होल्डर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी और फिर ही वो आगे कंटिन्यू कर पाएगा। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अगला सवाल हमारे पास है, पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर ऑफ द स्मॉल कंपनी शैल नॉट एक्सीड। तो प्यारे दोस्तों, हमारी जो स्मॉल कंपनी होती है उसे काफी रिलैक्सेशन मिल जाते हैं कंपनीज एक्ट के अंदर, काफी सारी कंप्लायंसेस से रिलैक्सेशन उसको मिल जाता है, छूट उसको मिल जाती है। बट स्मॉल कंपनी बनने के लिए कुछ क्राइटेरिया उसे पूरा करना पड़ता है, और ये क्राइटेरिया हमारे रूल्स में बता रखा है जी। और ये रूल्स में हो सकता है फ्यूचर में चेंजेस भी आ जाएं। अभी जो हमारे रूल्स एप्लीकेबल हैं उनके अकॉर्डिंग स्मॉल कंपनी का जो पेड अप कैपिटल है वो 4 करोड़ और टर्नओवर जो है वो 40 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहां पे हमारे पास ऑप्शन नंबर बी का बन जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, व्हेन डिड द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर्म। जो हमारा सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसे कंपटीशन एक्ट 2002 के अंदर यहाँ पे सेटअप किया गया, एस्टेब्लिश किया गया। और जो डेट है, जिस डेट को इसे ऑफिशियली सेटअप कर लिया गया, बना लिया गया, वो डेट हमारे पास आपको याद रखनी पड़ेगी। वो है जी 14 अक्टूबर 2003 की। इस डेट को फाइनली इसे फॉर्म कर लिया गया था, सेटअप कर लिया गया था। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर बी का बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे हमारे सामने सवाल है जी, इन इंडिया द कंज्यूमर ग्रीवेंसेस रिड्रेसल सेल वाज फॉर्म्ड बाय। तो कंज्यूमर के ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करने के लिए एक सेल किसके तहत बनाया गया था। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। तो प्यारे दोस्तों, इन ऑप्शंस में मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि यहाँ पे कोई एक करेक्ट आंसर नहीं है। ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग यहाँ पे दो करेक्ट आंसर हैं।
एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का और एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कोपरा का। तो ये दोनों सही आंसर आपके यहाँ पे दिए गए हैं, तो इस क्वेश्चन के आंसर को लेकर आप और कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पे सवाल है जी, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 नोटिफिकेशन वाज इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया ऑन। अब देखो, सबसे पहले हमारे पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था। आज की डेट में इसे रिप्लेस कर दिया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में। बट ये वाला जो सवाल है ये पुराने एक्ट के बारे में ही पूछ रहा है, और पूछ रहा है कि इसका नोटिफिकेशन कब आया था। देखो, 1986 के अंदर ये एक्ट को पास किया गया, बट इसे फाइनली नोटिफाई किया गया था, लागू किया गया था 15 अप्रैल 1987 से। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे जो हमारे पास बनने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, दी एमआरटीपी एक्ट 1969। तो हमारा जो एमआरटीपी एक्ट है, मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969, it was repealed and replaced by a new act and notified, which was the name of the new act and its notification date among the following। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भैया एमआरटीपी एक्ट जो है उसे खत्म कर दिया गया, पुराना एक्ट था इसे खत्म कर दिया गया, और एक नया एक्ट हम लेकर आए विच वॉज कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। हमसे पूछ रहे हैं एक्ट का नाम और कौन सी डेट पे ये नोटिफिकेशन इशू किया गया था। अब मजे की बात यहाँ पे क्या है, वैसे तो हमारा कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के अंदर पास हुआ था, बट हमारा जो एमआरटीपी लॉ है अभी उसे खत्म नहीं किया गया था। एमआरटीपी लॉ को फाइनली जो खत्म किया गया और उसे पूरी की पूरी तरीके से कंपटीशन एक्ट ने जो रिप्लेस किया था वो किया था 2009 के अंदर। तो कंपटीशन एक्ट 2002 है, और यहाँ पे नोटिफिकेशन आई थी 28 अगस्त 2009 की, जहां पे फाइनली एमआरटीपी को बिल्कुल खत्म कर दिया गया और कंपटीशन लॉ को अब यहाँ पे फाइनली पूरा का पूरा लागू कर दिया गया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास जो बनेगा ऑप्शन नंबर डी का बनेगा। तो ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी होंगी, और यहाँ पे आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कंपटीशन एक्ट कौन सी कमीशन, कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशंस पे लाया गया था। तो ये चीज आपको चेक करनी है, ये आपका होमवर्क यहाँ पे रहेगा। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी इज इररिवोकेबल। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी हमारे पास रहता है जिसमें प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन हमें देखने को मिलता है, और एजेंट प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करते हुए प्रिंसिपल के बिहाफ पे जो सारा काम है वो यहाँ पे कंप्लीट करता है। अब रिवोकेशन ऑफ एजेंसी का मतलब है कि हम एजेंसी को रिवोक कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, टर्मिनेट कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे केस हमारे पास होते हैं जहां पे एजेंसी को खत्म नहीं किया जा सकता, एजेंसी इज इररिवोकेबल। अब आपसे पूछना है भैया कौन सा ऐसा केस है। एजेंसी फॉर पर्टिकुलर वर्क, एजेंसी बाय नेसेसिटी, एजेंसी फॉर अ सर्टेन फिक्स्ड पीरियड, एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट। अब देखो, जहां पे एजेंट का पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाए एजेंसी के अंदर, जहां पे किसी ट्रांजैक्शन, किसी एग्रीमेंट के अंदर एजेंट पर्सनली इन्वॉल्व हो जाए, तो वहां पे आप एजेंसी को एकदम से टर्मिनेट नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि अब एजेंट का पर्सनल इंटरेस्ट वहां पे इन्वॉल्व हो चुका है। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी का बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे हमारे सामने सवाल है जी, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, या फिर यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो, यहाँ पे हमारे पास जो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनके अंदर जो आपकी परफॉर्मेंस होती है, इट इज डिपेंडेंट ऑन अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ सर्टेन इवेंट। अब इंश्योरेंस के अंदर भी कुछ ऐसा ही होता है, अगर आप इंश्योरेंस लेते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी से आपको कंपनसेशन मिलेगा अगर आपका कुछ नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पे ये इवेंट हो गई, अगर नुकसान अराइज होगा तभी कंपनसेशन मिलेगा। तो योर रिसीट ऑफ कंपनसेशन इज कॉन्टिंजेंट ऑन द अकरेंस ऑफ सम इवेंट। तो इसीलिए आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस यहाँ पे कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। आपके वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट तो सट्टे वाले हो जाते हैं, क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो अपने आप बन जाते हैं, जैसे फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट वो होंगे जहां पे एक पार्टी ने अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर दी पर दूसरी ने नहीं करी है। तो करेक्ट आंसर तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी का ही बनेगा। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे सामने सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन टू द रूल नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। देखो, यूजुअली क्या होता है कि अगर आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना है, अगर आप वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स को पढ़ेंगे तो उसमें रिक्वायरमेंट होती है कंसिडरेशन की, कि कंसिडरेशन का होना बहुत जरूरी है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को कुछ देगा या कुछ उसके लिए करेगा, और ऐसे ही दूसरा पर्सन कुछ उसके लिए करेगा। तो
बट कुछ केसेस हमारे पास रहते हैं जहां पे कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है किसी कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करने के लिए। तो ऐसे कौन से केसेस हैं, इसको लेकर ये सवाल है आपके पास। प्रॉमिस गिवन आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर इनवॉलेंट्री सर्विस, प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार डेट और कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ एजेंसी। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे हमारे पास ये सभी कहीं ना एक्सेप्शन में कवर्ड हो जाते हैं। कोई एक आंसर को आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते। नेचुरल लव एंड अफेक्शन भी कवर हो जाता है, कोई टाइम बार डेट है उसके लिए भी अगर आप प्रॉमिस कर देते हैं फिर भी वो वैलिड हो जाएगा। एजेंसी क्रिएट करने के लिए भी कोई कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और पास्ट की कोई आपकी वॉलंटरी सर्विस है उसके लिए भी अगर कोई आपको प्रॉमिस करता है कंपनसेट करने का, उसके लिए भी कोई कंसीडरेशन की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे मल्टीपल एक्सेप्शंस हमारे पास निकल कर आ रहे हैं, कोई एक एक्सेप्शन तो बन नहीं रहा है। और इसीलिए इसका कोई भी आंसर हम यहाँ पे नहीं दे रहे हैं। इसका जो ऑफिशियल आंसर की में कोई भी एक आंसर नहीं है, और इसीलिए इस क्वेश्चन को आंसर को आप स्किप कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है जी, विंडिक्टिव डैमेजेस आर ऑफन रेफर टू एज। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे आपके जो डैमेजेस रहते हैं अलग अलग किसी कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच के अंदर, वो आपसे पूछे जा रहे हैं। अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करते हैं तो वहां पे आपको डैमेजेस अवार्ड किए जाएंगे, और यहाँ पे अलग अलग टाइप ऑफ डैमेजेस आपको देखने को मिल जाते हैं। इंसिडेंटल डैमेजेस हैं, प्यूनिटिव डैमेजेस हैं, नॉमिनल डैमेजेस हैं, और कॉन्सिक्वेंशियल डैमेजेस हैं जो आपको ऑप्शंस में देखने को मिल रहे हैं। देखो, नॉर्मली अगर आप कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करते हैं तो ऑर्डिनरी डैमेजेस आपको मिलते हैं। अगर कोई स्पेशल लॉस आपने स्पेशल सर्कमस्टांसेस को कन्वे किया तो स्पेशल डैमेजेस भी मिल जाते हैं। बट कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पे आपको एग्जाम्पलरी डैमेजेस मिल जाते हैं। हो सकता है आपको कोई मॉनिटरी नुकसान तो नहीं हुआ, बट फिर भी कोर्ट आपको डैमेजेस अवार्ड कर देता है, और इन्हें ही विंडिक्टिव या फिर प्यूनिटिव या फिर एग्जाम्पलरी डैमेजेस आप बोल सकते हैं। ऑप्शन हमारा बी आंसर यहाँ पे होगा। ये केवल दो केसेस में ही जनरली अवार्ड किए जाते हैं, जब आप किसी से शादी का वादा करके तोड़ देते हैं, या फिर बैंक आपका चेक डिसऑनर कर देता है, आपके अकाउंट में पैसे हैं फिर भी वो आपके चेक को डिसऑनर कर देता है। तो इन दो केसेस के अंदर ये वाले डैमेजेस हमें अवार्ड किए हुए दिखते हैं। तो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे हमारे पास एक सवाल है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ प्रॉमिसरी नोट। इनमें से कौन सा प्रॉमिसरी नोट की डेफिनेशन में आ जाएगा, प्रॉमिसरी नोट के क्राइटेरिया को मीट अप करेगा, वो आपसे पूछा जा रहा है। आई प्रॉमिस टू पे सुरेश 5,000 7 days आफ्टर मैरिज विद मिस पिंकी। अब देखो, प्रॉमिसरी नोट बनने के लिए यहाँ पे आपका कुछ क्राइटेरिया होता है। जैसे आपका एक सर्टेन सम ऑफ मनी होना चाहिए, सर्टेन डेट को पेबल होना चाहिए, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि शादी होगी या किसी से पैसे मिलेंगे तो पैसे देंगे। तो पहला वाला तो प्रॉमिसरी नोट की कैटेगरी में नहीं आएगा। आई प्रॉमिस टू पे सुरेश 5,000 एंड टू डिलीवर माई ब्लैक हॉर्स टू हिम ऑन 1st January नेक्स्ट। अब प्रॉमिसरी नोट केवल पैसे के लिए बनाया जाता है और किसी चीज के लिए नहीं बनाया जाता, तो यहाँ पे ब्लैक हॉर्स आ गया, तो ये वाला भी प्रॉमिसरी नोट की कैटेगरी में नहीं आएगा। आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेटेड टू सुरेश इन 10,000 टू बी पेड ऑन डिमांड फॉर वैल्यू रिसीव्ड। अभी यहाँ पे बोला जा रहा है कि भैया सुरेश को 10,000 रुपए देने हैं, और इसे मैं जब भी वो डिमांड करेंगे तब यहाँ पे मैं पे कर दूंगा। तो प्रॉमिसरी नोट यहाँ पे डिमांड पे बनाया जा रहा है, जो कि प्रॉमिसरी नोट की डेफिनेशन में तो फिट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। आई प्रॉमिस टू पे सुरेश 500 ऑन डेथ ऑफ मिस वाई प्रोवाइडेड मिस वाई लीव्स मी इनफ टू पे दैट सम। तो यहाँ पे भी कुछ कंडीशन लगा दी, तो ये वाला भी आंसर नहीं हो सकता। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी का ही बन रहा है, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी का ही होगा। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास अब सवाल है जी, अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर हैकिंग कंप्यूटर। तो अगर आप कंप्यूटर्स को हैक करते हो तो क्या पनिशमेंट है जी आईटी एक्ट 2000 के अंदर, वो आपसे यहाँ पे पूछी जा रही है। ऑप्शंस आपको अलग अलग दिए हुए यहाँ पर, लाइफ इंप्रिजनमेंट, 10 लाख पेनल्टी और 3 ईयर इंप्रिजनमेंट और बोथ, 5 लाख पेनल्टी और 3 ईयर इंप्रिजनमेंट और बोथ, 2 लाख पेनल्टी और 3 ईयर इंप्रिजनमेंट और बोथ। तो यहाँ पे प्यारे दोस्तों हमारा जो आईटी एक्ट 2000 का सेक्शन 66 है वो पिक्चर में आता है, और वो आपको बताते हैं कि अगर आप किसी के कंप्यूटर को हैक करते हैं, कुछ गलत तरीके से एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो आप पे पेनल्टी लगेगी, और ये पेनल्टी 5 लाख रुपए या फिर 3 साल की इंप्रिजनमेंट या फिर दोनों हो सकती है। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर सी का बन जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे अब हमारे पास सवाल है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट नंबर 1 आपको दे रखी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी
is a property that includes intangible creations of human intellect. तो प्यारे दोस्तों, हमने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करके कुछ इनटेंजिबल क्रिएट किया, तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आएगा, बिल्कुल आएगा। तो पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब चीजें आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आती हैं और ये इनटेंजिबल होती हैं। दे आर इनटेंजिबल क्रिएशंस ऑफ द ह्यूमन इंटेलेक्ट। हमने दिमाग का इस्तेमाल करके कुछ क्रिएट यहाँ पे किया हुआ है, विच इज नॉट डायरेक्टली विजिबल, वो इनविजिबल है, बट हमने यहाँ पे कुछ क्रिएट कर दिया है। इसके बाद स्टेटमेंट नंबर 2 है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स डू नॉट इंक्लूड ट्रेड सीक्रेट्स एंड मॉरल राइट्स। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की अगर हम बात करते हैं तो इनका दायरा काफी ब्रॉड होता है जी। और ट्रेड सीक्रेट्स, आपके जो ट्रेड सीक्रेट्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, जैसे कोका कोला का फॉर्मूला है, ये सारी चीजें भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के दायरे में आती हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, पहली वाली केवल सही है, और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए का यहां पे बन जाएगा। चलिए, तो अब बारी है अगले सवाल की। सवाल है, अ पर्सन बाय गिविंग अ थ्रेट टू कमिट सुसाइड। तो पर्सन ने धमकी दी कि मैं सुसाइड कमिट कर लूंगा, induces his wife and son to execute a deed in favor of his brother in respect of certain properties. तो सुसाइड की धमकी देकर अपनी बीवी और अपने बच्चे से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिए जी। और ये वाला जो केस है कौन सा होगा वो आपको बताना है, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोercion, फ्रॉड या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन। अब देखो यहां पे आपका एक धमकी का इस्तेमाल हो रहा है, एक थ्रेट का इस्तेमाल हो रहा है। तो जब भी आपका थ्रेट का इस्तेमाल हो रहा है तो ये वाला केस आपका क्लियरली बनता है कोercion का, और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी का यहां पे बनेगा। ऐसे वाले जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये वॉइडेबल आपके यहां पे बन जाते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी का यहां पे होगा। चलिए, तो यहां पे हमारे पास अब सवाल है जी, A says to B in the presence of and within the hearing of C that he is C's agent. तो यहाँ पे A क्या कह रहा है, A B को बोल रहा है कि मैं तो C का एजेंट हूं, और C साइड में खड़ा हुआ है, चुपचाप खड़ा हुआ है और ये सारी बातें सुन रहा है, बट वो कुछ बोल नहीं रहा। C remains mum. B supplied goods of 1 lakh to A. B ने 1 लाख का सामान सप्लाई कर दिया A को, टेकिंग हिम एज C's एजेंट, उसे C का एजेंट मानते हुए। C इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइस ऑफ गुड्स। बताइए क्या C रिस्पॉन्सिबल होगा प्राइस ऑफ गुड्स के लिए? बिल्कुल होगा। दिस इज अ केस ऑफ एजेंसी ऑफ, ये एक एजेंसी है। कौन सी एजेंसी है वो आपको बताना है, नेसेसिटी, रेटिफिकेशन, पावर ऑफ अटर्नी या फिर एस्टॉपल। तो प्यारे दोस्तों, दिस इज अ क्लियर केस ऑफ एजेंसी ऑफ एस्टॉपल। अब यहाँ पे अब C बाद में मना नहीं कर सकता कि A मेरा एजेंट नहीं है। C विल बी स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग दैट A इज नॉट हिज एजेंट, और इसीलिए इसे एजेंसी बाय एस्टॉपल का नाम दे दिया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी का यहां पे बनेगा। चलिए, तो यहां पे हमारे पास अब सवाल है, डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टर मींस। ये डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टर की बात आती है जब आप अपना सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ते हैं, तो वहां पे बात होती है जी डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टर की। और इसका मतलब होता है लेट द बायर बीवेयर, कि बायर जो है उसको होशियार रहना है, खबरदार रहना है कि बाद में उसने कुछ सामान खरीद लिया और उसकी नेग्लिजेंस की वजह से उसने गलत सामान खरीद लिया, तो सेलर के ऊपर वो ब्लेम नहीं डाल सकता। बायर को पूरी जांच पड़ताल करके सब कुछ देख के सामान को खरीदना है। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इसकी, बट इन जनरल आपका जो मीनिंग होगा वो होगा बायर शुड बी अवेयर ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। करेक्ट आंसर यहां पे आपका ऑप्शन नंबर ए का सीधा सीधा बन जाएगा। चलिए, तो यहां पे हमारे पास सवाल है असर्शन और रीजन का। दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं जी, एक है आपकी असर्शन और दूसरी है आपकी रीजन। असर्शन दिया हुआ है, माइनर बोरोड 10,000 ऑन अ फ्रॉडुलेंट रिप्रेजेंटेशन दैट ही वाज मेजर। क्रेडिटर स्यूज द माइनर एंड रिकवर्ड द मनी। अब माइनर ने यहां पे 10,000 रुपए उधार लिए और फ्रॉडुलेंटली बोला कि वो तो मेजर है। अब क्रेडिटर क्या माइनर को स्यू करके पैसा रिकवर कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। जो माइनर है उसके साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जो भी एग्रीमेंट हो रहा है, दैट इज वॉइड एब इनिशियो, वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। और माइनर कल को ये प्ली बिल्कुल ले सकता है। पहले हो सकता है झूठ बोल रहा हो कि मैं मेजर हूं, और रीपेमेंट के टाइम ये प्ली ले सकता है कि मैं तो माइनर था, तुमने मेरे को गलत दे दिया और अब मैं रीपे करने के लिए लायबल नहीं हूं। ऐसी प्ली माइनर लेगा तो उसकी बात मान ली जाएगी, सुन ली जाएगी। तो असर्शन वाली जो स्टेटमेंट है गलत है, क्योंकि क्रेडिटर माइनर को स्यू करके पैसे रिकवर नहीं कर सकता। आगे है रीजन वाली स्टेटमेंट, एन एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड एब इनिशियो।
तो माइनर के साथ जो एग्रीमेंट है वो वॉइड एब इनिशियो है, बिल्कुल सही है, इट इज वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। अ माइनर इज नॉट लायबल टू रीपे एनी मनी दैट ही माइट हैव रिसीव्ड अंडर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो माइनर इज नॉट अंडर एनी ऑब्लिगेशन, हो सकता है उसने कोई पैसे ले लिए हो, कोई लोन ले लिया हो, बट उसकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि उस बेनिफिट को, उस पैसे को लौटाए, क्योंकि वो एग्रीमेंट ही वॉइड था। रीजन वाला स्टेटमेंट तो सही है बट असर्शन वाला गलत है, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी का बनेगा, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया, इंडिया एक्सक्लूडिंग JNK, इंडिया एक्सक्लूडिंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इंडिया एक्सक्लूडिंग सिक्किम। तो प्यारे दोस्तों, हमारे पास जो आईटी एक्ट 2000 है ना, उसका स्कोप बहुत ज्यादा वाला बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा स्कोप है, पूरे इंडिया को तो अप्लाई करेगा ही करेगा। इसके अलावा इंडिया के बाहर भी अगर कोई ऑफेंस हो रहा है जिसमें इंडिया का कंप्यूटर सिस्टम, इंडिया का कोई नेटवर्क सिस्टम इन्वॉल्व है, तो उसे भी कवर कर लेता है। तो इसका स्कोप तो बहुत ज्यादा वाला बड़ा है। तो इट इज गोइंग टू एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो यहाँ पे अब हमारे पास सवाल है जी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टैक्सेस कैन बी चार्ज्ड इन द इनवॉइस अंडर जीएसटी। तो जीएसटी के अंदर हमारे जो इनवॉइसेस हैं उसमें कितने टाइप के टैक्सेस को चार्ज किया जा सकता है, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। देखो जी, ब्रॉडली आपके तीन तरीके के टैक्सेस होते हैं, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। देखो, आईजीएसटी अगर आपका एक स्टेट से दूसरी स्टेट का ट्रांजैक्शन है, अगर विद इन द स्टेट ट्रांजैक्शन है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी, या फिर इसकी जगह यूटीजीएसटी अगर आप विद इन द यूटी ट्रांसफर कर रहे हो। तो ब्रॉडली आपके तीन तरीके के टैक्सेस हैं, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी ऑब्लिक यूटीजीएसटी। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी का प्यारे दोस्तों बन जाएगा। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास अब सवाल है जी, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड फॉर। तो ये वाला सवाल आपका कंपनी लॉ से जुड़ा हुआ है जी, और यहाँ पे हमारी दो तरीके की रेजोल्यूशन हमें देखने को मिल जाती हैं। एक हमारे पास है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और दूसरी हमारे पास है स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन आपकी सिंपल मेजॉरिटी, यानी कि 50% से ज्यादा लोगों ने अगर हामी भर दी, हाँ कर दिया, तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन आपका यहाँ पे पास हो जाएगा। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए आपकी मेजॉरिटी आपको ज्यादा चाहिए रहती है, आपको 3/4 मेजॉरिटी चाहिए रहती है एक स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करने के लिए। तो अभी यहाँ पे कुछ केसेस दिए हैं और पूछ रहे हैं कि किस केस में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से बात बन जाएगी। ऑल्ट्रेशन ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल को ऑल्टर करना है तो बिल्कुल कर सकते हो, और ऑथराइज्ड कैपिटल वो मैक्सिमम कैपिटल है जितना कंपनी अपनी लाइफ टाइम में रेज कर सकती है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसे आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से बिल्कुल यहाँ पे ऑल्टर कर सकते हो। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए का बनेगा। इसके अलावा अगर आपको रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करवाना है और ये चेंज आपका दूसरी स्टेट में है, आपको शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना है या फिर मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज को ऑल्टर करना है, फिर आपको स्पेशल रेजोल्यूशन ही पास करना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे हमारे सामने सवाल है, अ फॉरेन कंपनी कैन कॉन्स्टिट्यूट सीएसआर कमेटी विद मिनिमम ऑफ। देखो, सीएसआर का मतलब है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जानते हैं कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर आपके सीएसआर को लेकर इलेबोरेट प्रोविजंस बनाए गए हैं, और जो कंपनीज कुछ कंडीशंस को पूरा करती हैं उनको सीएसआर स्पेंडिंग भी मैंडेटरी कर दी गई है। और जिन भी कंपनीज पे सीएसआर के प्रोविजन अप्लाई करेंगे उनको एक सीएसआर कमेटी भी बनानी पड़ेगी। और ये जो सीएसआर कमेटी बनेगी, इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा ये डिपेंड करेगा टाइप ऑफ कंपनी के ऊपर। देखो, नॉर्मली ऐसी जो आपकी कंपनीज रहती हैं उसके अंदर सीएसआर कमेटी में आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वगैरह भी अपॉइंट करने पड़ते हैं, बट अगर फॉरेन कंपनी की बात करें तो फॉरेन कंपनी के लिए बोला गया कि सीएसआर कमेटी के अंदर कम से कम 2 मेंबर होंगे, कम से कम 2 लोग होंगे। तो ऐसा यहाँ पे आपको बोला गया, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 2 डायरेक्टर्स का बन जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर यहाँ पे होगा। चलिए, तो यहाँ पे अभी हमारे सामने सवाल है, द प्रिंसिपल ऑफ केविएट एम्प्टर इज गवर्न्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। तो केविएट एम्प्टर का प्रिंसिपल आपको कहता है लेट द बायर बीवेयर, और ये वाला जो प्रिंसिपल है ये प्यारे दोस्तों आपके सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 से क्लियरली जुड़ा हुआ है, और इसीलिए करेक्ट आंसर हमारे पास जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी का बन जाएगा। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा।
चलिए, तो यहाँ पे अभी हमारे सामने सवाल है, विद रेफरेंस टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं, सही हैं, वो आपसे पूछी जा रही हैं। इट इज ए लीगल राइट दैट प्रोटेक्ट्स क्रिएशंस एंड इन्वेंशंस। एक लीगल राइट है जो आपकी क्रिएशंस और इन्वेंशंस को बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। तो बिल्कुल सही है आपकी पहली स्टेटमेंट की। आपका अगर कोई कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, तो आपको एक लीगल हक यहाँ पे मिल जाता है कि कोई उसे और कॉपी नहीं कर सकता। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, बिल्कुल ये सारी चीजें आती हैं। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट भी सही है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास बनेगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2 का। चलिए, तो प्यारे दोस्तों अभी हमारे सामने सवाल है जी, द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस इज कॉल्ड। तो देखो हमारे पास बेलमेंट के अंदर क्या होता है कि आप अपना सामान किसी और को देते हैं किसी काम के लिए, और अगर आपने अपने सामान को गिरवी रखा कोई उधारी के लिए, कोई डेट के लिए, कोई लोन के लिए, तो इट इज रेफर्ड टू एज प्लेज। प्लेज इज अ स्पेशल केस ऑफ बेलमेंट जिसमें आप कुछ मॉर्गेज रखते हैं, गिरवी रखते हैं कोई लोन के लिए, कोई उधारी के लिए। और इसीलिए करेक्ट आंसर हमारे पास जो यहाँ पे बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी, प्लेज का बन जाएगा। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये था जी आज का हमारा डिस्कशन जिसमें हमने असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन से आपको क्लैरिटी मिली होगी कि असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पे कैसे क्वेश्चंस हमें एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। आज के लिए सेशन में इतना ही, बट अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए और फ्यूचर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।